अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, चलिए चलते हैं फिर से अपने चैनल बायोदेवी रिंकल की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो सेल डिवीजन था उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको माइटोसिस डिस्कस कर दिया था, सेल डिवीजन बता दिया था, उसका इंटरफेस वगैरह। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है मियोसिस। मियोसिस की अगर अपन बात करें तो मियोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें सेल का जो नंबर है वो कांस्टेंट नहीं रहकर घट जाता है। अभी तक माइटोसिस में आपने देखा था 2n से 2n सेल ही बन रही है, लेकिन यहाँ अगर अपन मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है, नंबर इसका काउंट कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सेल आपकी 2n थी तो वो आगे जाकर n बना देगी, यानी डिप्लॉइड सेल विल फॉर्म हैप्लॉइड सेल। और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, मोस्ट ऑफ द गैमेट्स में इसकी जरूरत पड़ती है। जो गैमेट्स है वहां पर क्या हो जाता है, नंबर कम हो जाता है। अब जो स्ट्रेसबर्गर थे उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, और जो मूरे करके साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने इसको जो मूरे करके जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने उनको नेमिंग दी थी, और स्ट्रेसबर्गर ने इसको ऑब्जर्व किया था। तो मियोसिस में मैंने आपको बताया ये रिडक्शनल डिवीजन है। एक ऐसा है रिडक्शनल डिवीजन। जब भी कोई भी गैमेट बनता है तो वो गैमेट क्या करेगा, उसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और ऐसा जरूरी क्यों है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए? देखिए, अगर 2n से n नहीं बनता तो 2n आपस में कंबाइन करते, 2n और 2n आपस में कंबाइन करते तो 4n स्ट्रक्चर बन जाती। यानी व्हेन डिप्लॉइड सेल्स विल कंबाइन दे विल फॉर्म 4n स्ट्रक्चर। तो कभी भी प्रोजेनी का जो सेल नंबर है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता। ऐसा कैसे? मींस अगर आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है और आपकी ये 46 वाली सेल ही अगर ज्वाइनिंग करती, मतलब मम्मा से भी 46 ही आता, फादर से भी 46 ही आता, तो 46 करके आगे प्लस हो जाता ना। इसीलिए क्या करते हैं, जो गैमेट्स होते हैं उसमें 23 बनता है, एक में 23 बनता है, और फिर वापस मिक्स करके अपन 46 वाले बन जाते हैं। तो इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये नंबर कैसा रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। इसीलिए मियोसिस की जरूरत पड़ती है। अब अगर मियोसिस को अपन देखें तो मियोसिस है दो पार्ट्स में होता है। ये मियोसिस 1 में होता है और मियोसिस सेकंड मींस दो डिवीजन में हो जाएगा। मियोसिस 1 जो होता है, मैं आपको थोड़ा रे डायग्राम करके समझा देती हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मियोसिस जो है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है आपका मियोसिस 1 और एक हो जाएगा मियोसिस सेकंड। सॉरी, अब ये मियोसिस फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी और स्टेजेस है, और वैसा के वैसा यहाँ मियोसिस सेकंड में भी स्टेजेस है। अब देखिए, इन मियोसिस फर्स्ट और सेकंड को भी और कैटेगराइज किया गया है। जैसे ये जो मियोसिस 1 है ना, इसे बोलते हैं हेट्रोटाइपिक डिवीजन, और ये जो होता है वो होता है होमोटाइपिक। अब इन्हें ये हेट्रोटाइपिक और होमोटाइपिक क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो मियोसिस फर्स्ट है यहाँ पर क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, यहाँ पर सिनेप्टोमर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी हेट्रो मींस दो अलग अलग, होमो मींस नॉर्मल सिमिलर। तो हेट्रोटाइपिक डिवीजन मियोसिस 1 को इसीलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, इसी वजह से इसे हेट्रोटाइपिक भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ इसको होमोटाइपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो रहा है। तो अगर अपन मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन सी स्टेजेस हो जाएगी? वैसे अपन ने माइटोसिस में 4 स्टेजेस पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी 4 तो होगी, यानी प्रोफेज होगी, मेटाफेज होगी, एनाफेज होगी एंड फिर टीलोफेज होगी। यानी ये तो होना ही होना है। लेकिन यहाँ की जो प्रोफेज होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बकेट स्टेज भी कहा जाता है। प्रोफेज जो है इसको आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है 6 स्टेजेस में। 6 स्टेजेस कौन सी हो जाती है? सबसे पहली जो हो जाती है वो हो जाती है प्रोलैक्टोटीज।
कई बुक में डायरेक्ट आपको लेप्टोटीन से भी स्टार्ट मिलेगा, मैं यहाँ आपको प्रोलेप्टोटीन भी बता देती हूँ। फिर होती है लेप्टोटीन, एक होती है जाइगोटीन, एक होती है पैकाइटीन, एक होती है डिप्लोटीन और एक होती है डाइकाइनेसिस। इस तरह से जो प्रोफेज है इसको भी पूरा आगे जाकर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी जो द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस इज प्रोफेज 1। आपको प्रोफेज 1 यहाँ पे क्यों लिखना पड़ता है, यहाँ सबके आगे आपको 1 लगाना पड़ेगा क्योंकि एक ऐसा है मियोसिस 1 का पार्ट है, यानी मियोसिस 1 के अंदर ये हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये हो रहा है। तो कभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस की सबसे बड़ी स्टेज कौन सी होती है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, तो कौन सी हो जाएगी आपकी प्रोफेज 1 लार्जेस्ट स्टेज हो जाती है। अब अपन एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोलेप्टोटीन की, तो इसमें कैसा रहेगा, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, अनकॉइल हो जाएंगे। अनकॉइल होने के साथ साथ वो लॉन्ग थ्रेड लाइक भी हो जाएंगे। और यही प्रोफेज में प्रोलेप्टोटीन की बात करें, अनकॉइल लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थिन भी होते हैं, थोड़े पतले। अब ये जब वापस प्रोलेप्टोटीन से लेप्टोटीन में जाते हैं, इस लेप्टोटीन स्टेज को बकेट स्टेज भी कहा जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है और अनकॉइलिंग होने लग जाती है, यानी मोर अनकॉइल्ड। यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, मोर अनकॉइल्ड हो जाएंगे और पतले वापस हो गए आप यहाँ पे भी। और आपके यहाँ पर जो लॉन्ग दिखने, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। यानी प्रोलेप्टोटीन और मतलब जो लेप्टोटीन स्टेज है वो क्या है, वो बाद में आ रही है, प्रोलेप्टोटीन पहले आ रही है। तो जो लेप्टोटीन जैसी सिचुएशन ही प्रोलेप्टोटीन में जनरेट होती है, लेप्टोटीन में वो और ज्यादा एनहेंस हो जाती है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये न्यूक्लियर में मतलब एक तरफ मूव करने लग जाते हैं, और जैसे बकेट में कैसे फ्लावर एक तरफ होते हैं नीचे खाली होता है, तो जब क्रोमोसोम्स का एक तरफ मूवमेंट होने लग जाएगा, इस वजह से इसको बकेट स्टेज भी कहा जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं जाइगोटीन की। जब भी आप जाइगोटीन की स्टडी करते हैं तो जाइगोटीन में आपको एक वर्ड याद रखना है, जाइगोन। जाइगोन का मतलब कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। एग्जामों में जब भी आपको इन अगेन मियोसिस वगैरह पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इनके अंदर पर्टिकुलर जो कौन सी एक्टिविटी फॉर्म हो रही है उसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जाइगोटीन पर जब भी पूछा जाएगा तो आपको यही पूछा जाएगा कि इन विच स्टेज होमोलोगस क्रोमोसोम विल बी पेयर। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कैसे हो जाती है, आपने कभी देखा होगा अपन किसी बैग की चेन वगैरह जब लगाते हैं तो चेन में क्या करते हैं, बिल्कुल सिमिलर पास पास, जब जीन टू जीन ज्वाइनिंग होती है उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग। यानी वो क्रोमोसोम्स कैसे हैं, सिमिलर है और वो आपस में कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल जीन टू जीन पेयर कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग कहते हैं। और ये जो होता है इस पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। यानी अपन कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं, जाइगोटीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके सिनेप्सिस हो जाता है। और ये जो सिनेप्सिस है इसके साथ साथ एक प्रोटीन का फ्रेमवर्क भी बनता रहता है, उस फ्रेमवर्क को बोलते हैं सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यानी फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटीन विल बी also with the pairing of homologous chromosome, और इसी वजह से यहाँ पर क्या बनता है, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपको, या तो आपको पूछेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग कौन सी स्टेज में होती है, या पूछेंगे सिनेप्सिस कहाँ होता है, या बोलेंगे सिनेप्सिस कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, तो वो कहाँ हो जाएगा, आपका जाइगोटीन वाली स्टेज में हो जाएगा। और जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हम किसी बैग की चेन वगैरह को बंद करते हैं तो देखो हमने देखा होगा सेंटर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर चेन होती है, उसको अपन पकड़ते हैं और आगे की तरफ खींचते हैं। तो जब ये सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स का जो बनने का तरीका ये भी 3 तरीके का हो सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। ये सिनेप्सिस जो है ये 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट सिनेप्सिस जो होगा वो होगा टर्मिनल सिनेप्सिस या प्रो टर्मिनल सिनेप्सिस भी आप इसको कह सकते हो। टर्मिनल सिनेप्सिस एक होता है सेंट्रिक और एक होता है रैंडम। जब भी टर्मिनल सिनेप्सिस की बात होगी तो ये स्टार्ट कहां से होगा, मान लीजिए ये आपकी चेन है, ये स्टार्ट कहां से हुआ है, टर्म से हुआ है, लास्ट से, और जाएगा कहां तक, सेंट्रोमियर तक जाएगा। अगर सेकेंड टाइप की सिनेप्सिस की बात करें तो ये स्टार्ट कहां से होगा, सेंटर से होगा, मतलब ये आपका सेंट्रियोल है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और ये पोल तक जा रहा है और क्रोमोसोम्स को पेयरिंग करा रहा है।
और रैंडम वाला ये किसी भी प्लेस पे चालू हो जाएगा, ये टर्मिनल पे भी चालू हो सकता है, बीच में भी चालू हो जाएगा, साइड में भी, यानी अलग अलग प्लेसेस पर जाकर क्या करेगा, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बनाने का ट्राई करेगा। तो सिनेप्सिस 3 तरीके के हो सकते हैं, टर्मिनल, सेंट्रिक और रैंडम। रैंडम को लोकलाइज्ड भी कहा जाता है, कई बुकों में आपको लोकलाइज्ड वर्ड भी मिलेगा। अब अगर जाइगोटिन की हम बात करते हैं तो जाइगोटिन तक हमको पता चल गया कि यहाँ पर सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। जाइगोटिन से आगे जब क्रोमोसोम स्टेज आती है, इस स्टेज में क्या हो जाएगा, अगली जो स्टेज है वो है पैकाइटिन। कौन सी स्टेज हो जाएगी, ये पैकाइटिन स्टेज। इस पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लीजिए ये कोई एक क्रोमोसोम है और ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, अब ये एक क्रोमोसोम है, इसके ये दोनों जो क्रोमेटिड्स है इन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। और इसके भी ये दोनों जो है वो क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन जो पैकाइटिन स्टेज है वहां पर एक प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, रीसप्लिंग, रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड आपस में क्रॉस करेंगे, तो इसका तो ये सिस्टर है, लेकिन इसके लिए ये वाला क्रोमेटिड जो है वो कैसा हो जाएगा, नॉन सिस्टर। मतलब अगर ये क्रोमोसोम की अकेले की बात करूं तो इस क्रोमोसोम के लिए अपने खुद के ये दोनों तो कैसे हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन यही अगर इस क्रोमोसोम के लिए इसकी बात मैं करूंगी तो इसके लिए तो ये नॉन सिस्टर हो गया ना, ये इसका खुद का सिस्टर है लेकिन दूसरे के लिए नॉन सिस्टर है। तो व्हेन द पेयरिंग occurs between non-sister chromatids, this is known as crossing over. When exchange of genetic material occurs between non-sister chromatids, this process is known as crossing over. तो crossing over क्या हो जाएगा, आपको डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, exchange of genetic material between non-sister chromatids। देखिए ये पैकाइटिन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसलिए मानी जाती है क्योंकि पैकाइटिन ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि अपने अंदर मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ रहे हैं और फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ रहे हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो हमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आने पॉसिबल ही नहीं थे, या जेनेटिक एक्सचेंज होना भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए क्रॉसिंग ओवर को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस कहा जाता है। और क्रॉसिंग ओवर जो हो रही होती है इसमें क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। तो जब ये एक्सचेंज होता है तो इसको एक्सचेंज को मैं आपको शो करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो था ये आपका ग्रीन कलर का था, अब ये जो था आपका रेड कलर का था। तो अब जो एक्सचेंज हुआ है उसमें कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी इसकी, ये मान लीजिए ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये क्रोमोसोम ऐसा है, ये यहाँ पर इसके लिए इसमें चेंजेस आया है, तो इसका जो आधा हिस्सा है वो टूट कर इसमें जुड़ जाएगा और इसका आधा हिस्सा इसमें जुड़ जाएगा। अब वो कैसे दिखेगा फिर, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। यानी हाफ पार्ट कौन सा हो गया, ग्रीन हो गया, और वैसा के वैसा यहाँ पर भी हो जाएगा। हाफ पार्ट जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और हाफ पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेड हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है वो कैसा होता है, जीन का एक्सचेंज हो गया। अब जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये क्रॉसिंग ओवर में इस तरह से क्रॉस बना, तो ये क्रॉसिंग ओवर आगे जब प्रोसीड होती है तो इस जो क्रॉसिंग ये दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं कायस्मेटा। ये कायस्मेटा सबसे पहले कहाँ कौन सी स्टेज में दिखता है, डिप्लोटिन स्टेज में दिखता है। व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम्स perform crossing over, they will form a cross-like structure and that is known as chiasmata। तो आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं chiasmata जो है कहां पर दिखाई देता है, वो कहां दिखाई देता है, डिप्लोटिन में। बनता कहां पर है, पैकाइटिन में बनता है। अब देखिए कायस्मेटा जब बन गया तो ये कायस्मेटा क्या करेगा, ये इसका फॉर्मेशन हो गया डिप्लोटिन स्टेज के अंदर, तो जो सिनेप्टोमर कॉम्प्लेक्स आपके बना था जाइगोटिन स्टेज में वो यहाँ डिप्लोटिन में डिसॉल्व होने लग जाता है, यानी कम होने लग जाएगा। अब
जो फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है, क्रोमोसोम को ओवरलैप नहीं रखना है। फिर जब काइस्मेटा बना तो अब ये काइस्मेटा क्या करता है, डाइकाइनेसिस स्टेज में इस काइस्मेटा का मूवमेंट्स होता है पोल्स की तरफ, यानी मूवमेंट ऑफ काइस्मेटा टुवर्ड्स द पोल विच इज नोन एज टर्मिनाइजेशन। टर्मिनेशन कह सकते हो आप, टर्मिनाइजेशन या टर्मिनेशन। ये टर्मिनेशन किसका होता है, टर्मिनाइजेशन किसका हो रहा है, काइस्मेटा का हो रहा है पोल की तरफ। तो ये कहां पर होता है, आपके डाइकाइनेसिस में होता है। तो इस तरह से आपकी जो पूरी प्रोफेज है वो कंप्लीट होती है किसकी, मियोसिस 1 की। अब जब प्रोफेज कंप्लीट हो गई तो वापस नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाएगी, मेटाफेज। और मेटाफेज पर क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम्स कहां आ जाएंगे, ये मेटाफेज हो जाएगी। और मेटाफेज पर वापस वो क्रोमोसोम्स आ गए इस तरह से। यानी क्रोमोसोम्स विल अकर एट द इक्वेटर प्लेन। अब इक्वेटर प्लेन पे आ गए, नेक्स्ट स्टेज जो वापस आपकी आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, आपकी एनाफेज हो जाएगी। और एनाफेज में क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम्स पोल की तरफ जाने लग गए। अभी एनाफेज में पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो लास्ट में कौन सी प्रोसेस आ जाती है, टीलोफेज। और वहां पर क्या हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म का धीरे धीरे सेपरेशन चालू हो जाएगा और इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। और बाद में क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस होगा। और साइटोकाइनेसिस से इसका जो साइटोप्लाज्म है वो अलग हो जाएगा और लास्ट में जाकर 2 सेल बन जाएंगे। अब देखिए ये मियोसिस 1 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 सेल्स बन गई है। कैसी सेल्स बन गई है, 2 सेल्स जिसमें क्या हो चुका है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो चुका है। अब ये जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट जो मियोसिस फर्स्ट है वो तो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट के होने के बाद सेल वापस फिर से क्या करेगी, वापस प्रोफेज सेकंड में आएगी। प्रोफेज सेकंड में आते आते क्या हो जाएगा, मान लीजिए अभी आपकी 2 सेल्स है, ये दोनों सेल्स क्या कर रही है, प्रोफेज करेगी। और प्रोफेज स्टेज में क्या हो जाएगा, वापस क्रोमोसोम जो है प्रोफेज सेकंड होगी। अब प्रोफेज सेकंड इसका भी और प्रोफेज सेकंड इसका भी। और प्रोफेज सेकंड में वापस क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल्ड हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, लॉन्ग थ्रेड लाइक हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लग जाएगी। ये सारी कंडीशंस वापस जो हमने माइटोसिस में पढ़ी थी वो वापस सारी यहाँ पर हो जाएगी। तो आप कई बार ऐसा कह सकते हो कि मियोसिस सेकंड इज somehow similar to mitosis। माइटोसिस की जो स्टेज है वापस से फिर वापस क्रोमोसोम्स कैसे आएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे आएंगे, ये वाले भी और ये वाले भी इक्वेटोरियल प्लेन पर जब वो आ गए फिर वो आगे जाकर क्या करेंगे, एनाफेज स्टेज में जाएंगे जहां वो पोल्स की तरफ मूव करना चालू करेंगे और लास्ट में आ जाएंगे टीलोफेज में। और टीलोफेज में आने पर वापस न्यूक्लियर अपीयर होने लग जाएगी, न्यूक्लियस अपीयर होने लग जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाएगी और लास्ट में जाकर जो हो जाएगा आपके 4 सेल्स बनने लग जाएगी। और ये 4 सेल जो होती है आपकी कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। तो मियोसिस सेकंड मैंने पूरा डिटेल में इसलिए नहीं समझाया बिकॉज मैं माइटोसिस ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। माइटोसिस में जो हो रहा है वो ही वापस आपका मियोसिस सेकंड में होता है। मींस फर्स्ट प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, अनकॉइल्ड, थिन, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसअपियर, न्यूक्लियोलस विल आल्सो डिसअपियर। वापस सेकंड मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए, एनाफेज में पोल्स की तरफ चले गए और वापस टीलोफेज सेकंड जब आई तो 4 सेल्स, टीलोफेज सेकंड के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ और साइटोकाइनेसिस के बाद 4 सेल्स बन गई। इस तरह से आपका मियोसिस कंप्लीट होता है। और मियोसिस की यूटिलिटी क्या है, जो जर्म सेल्स होती है उसमें सेल नंबर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, ताकि हमारे अंदर कैसा हो, जो सेल की कंटिन्यूटी है वो चलती रहे, वो कंप्लीट करने के लिए मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस की मेन इंपॉर्टेंस यही होती है to maintain the constant number in all the progeny. It involved in the formation of germ cell. इस तरह से आपका मियोसिस पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और अगर कोई और टॉपिक आप मुझसे समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। आपको अगर बायोदेवी चैनल इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज दूसरों को शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही, बाय बाय।